हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एक होता है हमारा वैद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से कहते हो। एक होती है वैद्युत चालकता। ठीक, वैद्युत प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं, वैद्युत चालकता को हम कैपिटल G से दर्शाते हैं। एक होता हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, और एक हमारी होती है विशिष्ट चालकता। आज हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। इसमें हम ऊपर 2 पढ़ चुके हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के वैद्युत प्रतिरोध R के बारे में पढ़ा है, विशिष्ट प्रतिरोध रो के बारे में पढ़ा है। वैद्युत चालकता G और विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से दर्शाते हैं, छोटा सिग्मा से। ठीक है, तो जो वैद्युत चालकता होती है G, ये वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो वैद्युत चालकता होती है वो वैद्युत प्रतिरोध के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर वैद्युत प्रतिरोध अधिक होगा तो वैद्युत चालकता क्या होगी? कम होगी। ठीक, वैद्युत प्रतिरोध अधिक होगा तो वैद्युत चालकता क्या होगी? कम होगी। वैद्युत चालकता जो होती है, वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, वही व्युत्क्रम हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत चालकता कहलाता है। इसको हम G से दर्शाते हैं। G बराबर होता है 1/R। अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो वैद्युत चालकता जो होती है, इसका मात्रक ओम इनवर्स साइमन या मोह आदि होता है। ठीक, ये जो होते हैं वैद्युत चालकता के मात्रक होते हैं। वैद्युत चालकता जो होती है वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा तो वैद्युत चालकता घटेगी। ठीक है, अगला फैक्ट, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, और एक विशिष्ट चालकता होती है सिग्मा। विशिष्ट चालकता सिग्मा भी जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है वो विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। यहां से इसके अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक, यहां पर जो सबसे मुख्य बात है, इसके लिए हमने इन चारों को एक साथ लिखा है। तो जो वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता जो होती है, वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता, ये दोनों चालक तार की लंबाई, क्षेत्रफल तथा ताप पर निर्भर करती है। जो वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता होती है, इसका जो मान होता है, वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता का मान चालक तार की लंबाई, चालक तार के क्षेत्रफल तथा ताप दोनों पर क्या करता है? निर्भर करता है। लेकिन जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध रो और जो विशिष्ट चालकता होती है सिग्मा, इसका मान चालक तार की लंबाई, क्षेत्रफल तथा ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, ये चीजें हो गई। तो वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता को चालक तार की लंबाई, क्षेत्रफल और ताप क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता पर तार की लंबाई और क्षेत्रफल और प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अगर हम चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल को क्या करें? बढ़ाएं या घटाएं, तो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चालक तार की लंबाई, क्षेत्रफल और ताप को बढ़ाएं और घटाएं तो वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता के मान पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार वैद्युत चालकता और वैद्युत प्रतिरोध जो होते हैं, उनका जो मान होता है चालक तार के ताप, चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जबकि किसी भी चालक तार की जो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता जो होती है, वो चालक तार की लंबाई, क्षेत्रफल और ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। ये भी जो क्वेश्चन है काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है।
ठीक, कि रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी, विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। हम लोगों ने अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो विशिष्ट चालकता होती है इसको हम दर्शाते हैं सिग्मा से। जो विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होती है 1/ρ, जहां ρ होता है चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। अभी आगे हम लोगों ने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध में, विशिष्ट प्रतिरोध ρ के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि यदि हम किसी चालक तार, जब किसी चालक तार में धारा बहती है, जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो चालक तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा जो धारा घनत्व होता है J का जो अनुपात होता है वही अनुपात हमारा क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होती है 1/ρ और विशिष्ट प्रतिरोध ρ बराबर होता है E/J। तो ρ का मान उठा के हम इसे मान ले समीकरण 1 में रख दें। ρ का मान समीकरण 1 में रखने पर, ρ का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ρ का मान हम समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर 1/ρ के स्थान पर E/J, ये J पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बराबर J/E, E को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो J बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू E, जहां जो J है हमारा है धारा घनत्व, सिग्मा है हमारी विशिष्ट चालकता और E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो धारा घनत्व होता है वो J बराबर हो जाता है सिग्मा/E, जहां सिग्मा है विशिष्ट चालकता और E क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से क्या हो गया, और प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, कि ताप बढ़ाते हैं, अगर हम ताप को बढ़ा दें, तार का ताप बढ़ा दें तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर तार के ताप को घटा दें तो उस तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि प्रतिरोध जो है, ताप जो है वो प्रतिरोध को किस प्रकार प्रभावित करता है, या दूसरे शब्दों में इसको पूछा जाता है कि वैद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ से कुछ पदार्थ जो होते हैं, कुछ पदार्थों का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो कुछ पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि कुछ पदार्थों का ताप बढ़ाने पर जो होता है प्रतिरोध घटता है। तो कुछ पदार्थों की हम बात करते हैं, जैसे हमारी धातुएं होती हैं, धातुओं की बात करते हैं तो जो धातुएं होती हैं, धातुओं के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, पहले हम देखते हैं धातुओं के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, देखिए जो धातुएं होती हैं, अगर हम धातुओं का ताप बढ़ाते हैं तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर जो इनका प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। जो धात्विक तार होते हैं, जैसे हमारा कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक, इनका अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर इनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर जो इनका प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। ठीक, अभी हमने जब मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन किया था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो तार का प्रतिरोध होता है वो R बराबर होता है mL/ne²A। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो चालक तार का प्रतिरोध R होता है वो बराबर होता है mL/ne²A, जहां R चालक तार का प्रतिरोध, m उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, L चालक तार की लंबाई, n जो होता है उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, A चालक तार का क्षेत्रफल और टाउ क्या होता है चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्रांतिक काल। अगर हम यहां से क्या करें, देखिए जो m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये नियत रहते हैं। m और E हमेशा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत रहेगा, चाहे ताप बढ़ाइए चाहे घटाइए, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी नियत रहेगा। यहां से हम यह कह दें क्या, यदि चालक तार की लंबाई L, क्षेत्रफल A तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की
संख्या n नियत हो, n क्या हो, n नियत हो, तो n नियत हो तो क्या हो जाएगा, r जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/τ के। r क्या है, चालक तार का प्रतिरोध, और टाउ हमारा क्या है, श्रांति काल। श्रांति काल क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी। ठीक, यहां से देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारी गैसें होती हैं, जैसे गैस है, गैस का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर इसमें जो उपस्थित तत्व होते हैं, जो गैस के अणु होते हैं, इनकी गतिज ऊर्जाएं क्या होती, बढ़ जाती हैं। कोई भी वस्तु है अगर उसका हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो जो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा है वो अर्थात कहने का मतलब है अणुओं का जो वर्ग माध्यमूल चाल होती है Vrms, वो अनुक्रमानुपाती होती है √T के, जहां Vrms है चाल और T क्या है, ताप। अर्थात जब T क्या, कौन सा ताप यहाँ पर होता है, परम ताप होता है। ठीक, परम ताप क्या होता है, केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को हम परम ताप कहते हैं। तो अणुओं की जो वर्ग माध्यमूल चाल Vrms होती है वह ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो वर्गमूल, जो वर्ग माध्यमूल चाल होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, यहां से हम जो पढ़ते हैं, ध्यान देना है, यहां से चाल बराबर हम लोग पढ़ते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय से। ठीक, अगर हम दूरी को नियत रखें, दूरी को क्या रखें, नियत रखें, तो जो वर्ग माध्यमूल चाल होगी Vrms वो व्युत्क्रमानुपाती होगी 1/τ, जहां टाउ क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल, और दूरी, अगर दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को नियत रखें तो वर्ग माध्यमूल चाल जो Vrms होगी वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी 1/τ के। तो यहां से अगर हम संबंध निकाल दें, ध्यान देना, यहां से संबंध निकाल दें तो क्या होगा, यहां से हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं कि 1/τ जो टाउ होगा, ध्यान देना, कितना लिख सकते हैं कि 1/τ जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा T के, या जो टेम्परेचर T होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/τ के। इसको जैसे हमने समीकरण 1 माना था, इसको हम मान लेते समीकरण, यहाँ से तुलना कर लेते तो ये 1/τ के स्थान पर, सॉरी, हम √T लिख सकते थे। Vrms जो होती है अनुक्रमानुपाती होती है 1/√T के, जहां T आपका क्या है, परम ताप। देखिए अगर हम धातु का ताप बढ़ाते हैं तो धातु का जब ताप बढ़ाएंगे तो इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का की जो वर्ग माध्यमूल चाल होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो पहले जब इनकी चाल कम थी तो ये धीरे धीरे जब टकराते थे तो इनके बीच धीरे से टकराते थे, या वेग कम होने के कारण जो इनको टकराने में समय लगता था वो कम होता था, वो समय इनके बीच का क्या होता था, अधिक होता था। समय अधिक होने का मतलब क्या है भाई, अर्थात टक्करों के बीच का जो गैप होता था, गैप अर्थात समय अंतराल का जो गैप होता था वो अधिक होता था। लेकिन अधिक होता था अर्थात उस कंडीशन में जो श्रांति काल था वो अधिक था। लेकिन जब इनका वेग बढ़ेगा तो ये वेग बढ़ने पर ये जल्दी जल्दी टकराएंगे, और जब जल्दी जल्दी टकराएंगे तो इनका जो वर्ग माध्यमूल चाल होगा, अर्थात टकराएंगे तो इनका श्रांति काल क्या होता है, घटता है, और जब श्रांति काल घटता है तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, श्रांति काल अर्थात क्या होगा, घटेगा, तो घटने पर इनका जो प्रतिरोध होगा, धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा है कि अगर चालक तार की लंबाई, क्षेत्रफल तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम नियत रखें तो जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/τ के, जहां टाउ क्या होता है, श्रांति काल होता है। ठीक, किसी भी श्रांति काल होता है, किसी भी अणु का जो, या परमाणुओं का या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो ताप पर निर्भर करता है। अगर हम ताप को बढ़ाते हैं तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का की जो वर्ग माध्यमूल चाल Vrms होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि Vrms जो होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है √2 के। ठीक, तो जब हम ताप को बढ़ाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ेगा, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या वर्ग माध्यमूल चाल बढ़ेगी, जिससे इनका जो श्रांतिकाल होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल अर्थात दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल कम हो जाएगा,
और जब दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, इसलिए धातुओं का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक, ताप बढ़ाने पर अगर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, किसका, धातुओं का। तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत चालकता के बारे में। तो वैद्युत चालकता जो होती है वो हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात 1/r होती, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा तो वैद्युत चालकता क्या होगी, घटेगी। इस कारण जो धातुएं होती हैं, धातुओं का ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और वैद्युत चालकता घट जाती है। अगर ये पूछा जाए आप लिखेंगे कैसे, तो आप कह सकते हैं कि जो धातुएं होती, धातुओं का प्रतिरोध बढ़ाने पर ताप बढ़ जाता है, क्योंकि हमने ओम के नियम में पढ़ा था R बराबर होता है ml/ne². अगर चालक तार की लंबाई L तथा क्षेत्रफल A तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N को हम नियत रखें तो उस कंडीशन में जो चालक तार का प्रतिरोध होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात उल्टा होता है। अब हम जब किसी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं तो चालक तार का ताप बढ़ाने पर उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वर्ग माध्यमूल चाल होती है वो Vrms क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि Vrms अनुक्रमानुपाती होती है √T के। ठीक, बढ़ती क्यों है कि ताप बढ़ाने पर इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग Vrms जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वर्ग माध्यमूल चाल बढ़ती है, जिसके कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य का जो श्रांतिकाल होता है वो क्या होता है, घट जाता है। और जब श्रांतिकाल घटता है तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने के कारण जो वैद्युत चालकता होती है वो घट जाती है। ठीक, तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। दूसरी बात हम करते हैं मिश्र धातु की। जो मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुओं का की बात करते हैं। ठीक, तो जो हमारी मिश्र धातुएं होती हैं, तो मिश्र धातुओं का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर इनका भी प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन जो मिश्र धातुओं का प्रतिरोध होता है वो शुद्ध धातुओं की तुलना में कम बढ़ता है। ठीक, मिश्र धातुओं का भी प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन इनके प्रतिरोध में जो होने वाली वृद्धि होती है वो धातुओं की तुलना में क्या होती, कम होती। कुछ हमारी मिश्र धातुएं होती हैं जैसे नाइक्रोम हो गया, कांस्टेंटन हो गया, मैग्नीन हो गया, इनका जो ताप होता है, इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो नगण्य होता है, इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। ठीक, तो इनकी जो मिश्र धातुएं होती हैं जैसे कांस्टेंटन, मैग्नीन और नाइक्रोम, इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक तथा जो प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है, इसलिए इन मिश्र धातुओं का जो प्रयोग होता है प्रतिरोध बॉक्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो मिश्र धातुओं की अगर हम बात करते हैं तो मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर इनका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है, लेकिन इनके प्रतिरोध में जो होने वाली वृद्धि होती है वो शुद्ध धातुओं की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो धातुएं और मिश्र धातुएं जो हुई, इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होगा बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो वैद्युत चालकता क्या होगी, घटेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ से दो की ओर। एक हम बात करेंगे अब अर्धचालकों की और एक बात करेंगे वैद्युत अपघट्य की। तो इन पर ताप का जो होता है उल्टा प्रभाव पड़ता है उन किसके, धातुओं और मिश्र धातुओं की तुलना में। तो हम बात करेंगे अर्धचालकों की। जो हमारे अर्धचालक होते हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये हमारे किसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारे अर्धचालक होते हैं, अगर हम ओम के नियम से मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम का नियम का जो सत्यापन पढ़ा था, R बराबर ml/ne²A, यहां से m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, l चालक तार की लंबाई और a चालक तार का क्या है, क्षेत्रफल। इसको अगर हम नियत रखें, किसको, चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल को नियत रखें, तो m और e तो नियत रहेंगे, r जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा n/n टाउ के। r जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा n टाउ के, या इसको अलग अलग लिख दे तो r व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/n के और r व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/टाउ के। जहां ध्यान देना भाई, n क्या है, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और टाउ क्या है, इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल। ठीक,
अगर हम यहाँ से भी बात करेंगे, जो अर्धचालक होते हैं, जब हम अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर, ठीक, इनके जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। जब इनके सहसंयोजक बंध टूटते हैं तो अर्धचालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और इनमें जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ताप बढ़ाने पर इनका वेग भी बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो एक बात ध्यान देना, जो श्रांतिकाल होगा घटेगा। श्रांतिकाल क्या होगा, घटेगा। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में श्रांतिकाल जो होता है वो नगण्य पड़ जाता है, अर्थात इस स्थिति में श्रांतिकाल का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो श्रांतिकाल होता है ये उपेक्षणीय हो जाता है, अर्थात इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा, उल्टा होगा। व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, और जब प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो अर्धचालकों की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे जब हम अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इसमें इसके साथ संयोजक बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिससे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिससे जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, और प्रतिरोध घटता है तो वैद्युत चालकता बढ़ जाती है। अर्थात धातुओं का ताप बढ़ाने पर इनका वैद्युत प्रतिरोध घटता है तथा वैद्युत चालकता बढ़ती है। ठीक, नेक्स्ट बात हम करेंगे किसकी, वैद्युत अपघट्य की। ये जो वैद्युत अपघट्य होते हैं जो सेलों में भरे होते हैं, जैसे H2SO4, CuSO4, ठीक, ये जो भरे जाते हैं वैद्युत अपघट्य, तो जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, अगर हम वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाते हैं, ठीक, तो जब हम वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाते हैं तो इनकी जो श्यानता होती है, श्यानता का तात्पर्य हम गाढ़ेपन से करते हैं, गाढ़ापन। ठीक, जब हम वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाते हैं तो वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाने पर इनका गाढ़ापन जो होता है, श्यानता क्या होती, घट जाती है। पहले जितना गाढ़ा था अब उसकी तुलना में इसका गाढ़ापन क्या होता है, घट जाता है। अगर गाढ़ापन घटेगा, श्यानता घटती है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अब उनको चलने में आसानी हो जाएगी। जैसे हम कह दें जल है और वायु है, या कह दिया गया जल है और शहद है। आपसे कहा जाए जल में चलिए और कहा जाए शहद में चलिए, आपको कहाँ चलने में आसानी होगी, इन दोनों में? तो जल में आपको चलने में आसानी होगी, क्योंकि जल की श्यानता जो है वो कम है, गाढ़ापन कम है, और जो आपका शहद है उसका गाढ़ापन अधिक है। तो गाढ़ापन अधिक होने के कारण उसमें चलने में आपको क्या हो रही, परेशानी होगी। ठीक है, तो वैसे ही जब हम वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाते हैं तो वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाने पर इसकी श्यानता अर्थात गाढ़ापन क्या होता है, घट जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों को का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चलने में पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, आसानी, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग बढ़ जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ने के कारण इनका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और जब प्रतिरोध घटेगा तो वैद्युत चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, तो वैद्युत अपघट्य क्या पर ताप का कैसे प्रभाव पड़ेगा, हम कहेंगे जब वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाते हैं तो इनकी श्यानता क्या होती है, घट जाती है, और श्यानता घटने के कारण अर्थात गाढ़ापन घट जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति करने में आसानी हो जाती है, जिसके कारण इसका प्रतिरोध घट जाता है और वैद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक, तो हमने पढ़ा प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव में धातुओं पर ताप का, धातुओं के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, मिश्र धातुओं के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, अर्धचालकों के ताप पर ताप प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, और वैद्युत अपघट्य के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो इसमें धातुएं और जो मिश्र धातुएं होती हैं इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और वैद्युत चालकता घटती है, जबकि अर्धचालक और वैद्युत अपघट्य जो होते हैं इनका ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध जो होता है वो घटता है और वैद्युत चालकता बढ़ती है। इससे टॉपिक से संबंधित
एक क्वेश्चन जो होता है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहां से हम एक बात और पढ़ लेते हैं धातुओं के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था अभी धातुओं पर ताप का, धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो धातुओं की बात करते हैं भाई, धातुओं के लिए। ठीक, जैसे जो हमारी धातुएं थी, अगर इन धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक कितना हो, अल्फा, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कितना हो, अल्फा। ठीक, ये जो हमारी धातु थी, धातु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कितने ताप पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध जो हो R0, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध कितना हो, R0। ठीक, तथा T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध RT हो, प्रतिरोध RT हो। तो धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, धातुओं या आप किसी के लिए भी लगा सकते हो, प्रतिरोध ताप गुणांक बराबर, प्रतिरोध ताप गुणांक बराबर, ठीक, प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन, प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन। अगर आप धातु के लिए लगाएंगे, धातुओं, तो प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि हो जाएगी, प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे ताप में होने वाला परिवर्तन। ठीक, तो परिवर्तन को हम सदैव कैसे लिखते हैं, जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन बराबर होता है, हम किसी में भी परिवर्तन लिखे तो परिवर्तन बराबर होता है, जैसे ताप परिवर्तन, तो ताप में होने वाला परिवर्तन बराबर अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। वैसे ही अगर हम प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन डेल्टा आर लिखेंगे तो डेल्टा आर बराबर हो जाएगा अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध कितना था, R0, ये हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध हो जाएगा, और T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध कितना था, RT था, ये हमारा अंतिम प्रतिरोध हो जाएगा। तो प्रतिरोध ताप गुणांक वो जो हो जाएगा प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन डेल्टा आर बराबर अंतिम प्रतिरोध RT माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध R0, क्योंकि परिवर्तन हम सदैव लिखते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक। यहीं से ताप में होने वाला परिवर्तन अगर हम लिखें डेल्टा टी, तो डेल्टा टी बराबर अंतिम ताप हमारा कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रारंभिक ताप कितना था, 0, तो T माइनस 0। तो यहां से हम कितना लिख सकते हैं, जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं, प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन कितना हो गया, RT माइनस R0, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है हमारा R0, और ताप में होने वाला परिवर्तन T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, अल्फा R0T बराबर RT माइनस R0, R0 यहाँ माइनस में, इधर आएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का R0 प्लस का अल्फा R0 इंटू T बराबर RT। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, R0 लेने कॉमन, तो R0 हो गया कॉमन, यहाँ से कितना बचेगा 1 प्लस अल्फा T बराबर RT। तो ये कितना हो जाएगा, RT बराबर, या इसको हम लिख सकते हैं RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जहां RT क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध, R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध, और अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, T आपका क्या हो जाएगा, ताप। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी तार का प्रतिरोध दिया हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध दिया हो, और उस उस तार का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया हो, तो हम T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध जो होगा वो RT बराबर हो जाएगा R0 और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा